सन 1826 में वान थ्योरेन के द्वारा प्रस्तुत कृषि के इस अवस्थिति स्थानीयकरण या एक आर्थिक मॉडल के बहुत सारी आलोचनाएं भी की जाती हैं। वर्तमान संदर्भ में हम लोग देखें तो 1826 से लगाकर अब तक काफ़ी लंबे समय तक परिवर्तन आ चुका है। वस्तुतः उनका अध्ययन, वान थ्योरेन महोदय का अध्ययन जर्मनी राज्य के बाल्टिक क्षेत्र के कृषि फार्म हाउस पर आधारित था। वो स्वयं उस फार्म के वहाँ पर एक लंबे समय तक एक मैनेजर के रूप में रहे और अपने अध्ययन के आधार पर ही उन्होंने इस सिद्धांत को तैयार किया था। वर्तमान बदलती दशाओं के कारण बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं और आलोचना की इन बिंदुओं को हम यहाँ पर देखेंगे। पहला इसमें आता है भौतिक तत्वों में भिन्नता। भौतिक तत्व के अंतर्गत हम सीधे सीधे कृषि की अगर चर्चा करें तो भौतिक तत्वों में हम शामिल करते हैं वहाँ पर के भूमि को, धरातल को, और दूसरा प्रमुख भौतिक तत्व यहाँ पर शामिल हो जाता है जलवायु हो जाता है, और तीसरा एक प्रमुख तत्व हो जाता है उसकी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी। जो भूमि है उसकी उत्पादक क्षमता कितनी है। हम अच्छी तरह जानते हैं अगर एक ही क्षेत्र में कई प्रकार की एक ही क्षेत्र में एक ही मिट्टी में की उत्पादन क्षमता अलग अलग होती है और सभी का एक कुछ रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। धरातल की जहाँ तक चर्चा करें, भौतिक स्वरूप में ये कल्पना करते हैं, वान थ्योरेन महोदय कल्पना करते हैं कि भूमि मतलब सबकी समानता हो, भौतिक तत्वों की समानता हो। लेकिन हम वास्तव में देखते हैं कि भौतिक तत्वों में समानता एक काल्पनिक है और यह कल्पना है। वास्तविक में हम जाते हैं तो ये समानता हमको दृष्टिगोचर नहीं होती। इसमें हमको भिन्नताएं नजर आती हैं। कहीं पर भूमि का ढाल अधिक होगा, कहीं पर समतल होगा, और कहीं पर की भूमि पथरीली हो सकती है जो कम उपजाऊ होगी, कहीं पर की अच्छी उपजाऊ मिट्टी हो सकती है, कहीं पर चीकन मिट्टी हो सकती है, कहीं पर दोमट हो सकती है, तो कोई धान के लिए या कोई गेहूं के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो ये एक समान भौतिक प्रदेश की कल्पना करते हैं, वह भौतिक प्रदेश कल्पना ही प्रतीत होती है, वास्तव में यह धरातल पर दृष्टिगोचर नहीं होता। दूसरी आलोचना इनके परिवहन की दशा को लेकर की जाती है। परिवहन की दशा के बारे में जो प्रमुख इन्होंने आधार माना था उसमें परिवहन को भी इन्होंने शामिल किया था कि उस प्रदेश में, जिस प्रदेश में कृषि के स्थानीयकरण का अध्ययन में कृषि पेटी का हम अध्ययन कर रहे हैं, उस पेटी में परिवहन के साधन या दशाएं एक समान होनी चाहिए वो, लेकिन यह संभव नहीं है कि प्रत्येक गांव या प्रत्येक खेत तक एक ही प्रकार का परिवहन का साधन उपलब्ध हो। हम अपने देश में देखें तो कहीं पर बैलगाड़ी का साधन है, कहीं पर ट्रैक्टर जा सकती है, कहीं पर बस का साधन है, कहीं तक ट्रक जा सकती है, कहीं कहीं पर ट्रेन की सुविधा है। इस प्रकार से विभिन्न भिन्नताएं हमको देखने को मिलती हैं। तो परिवहन की दशा का समान होना भी एकदम संभव प्रतीत नहीं होता कि सारी जगहों पर परिवहन की दशाओं को एक समान रखा जा सके। तीसरा होता है आधुनिक तकनीक। आधुनिक तकनीक के अंतर्गत कृषि में अनेक बहुत सारे चीज़ों में परिवर्तन आया है और कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारे तकनीक का उपयोग हो रहा है। इसके सिद्धांत में जैसे जिक्र होता है दूध और तरकारी का शीघ्र खराब होने वाली पदार्थों को नगर के समीप ही उगाया जाता है। यह सिद्धांत भी आजकल उतना मजबूत नहीं रह गया, कारण बड़े बड़े आजकल कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हो रहा है और ऐसी ऐसी तकनीकी सुविधाओं का विकास हो गया है कि कहीं पर भी उत्पादित दूध या सब्जी को एक लंबे समय तक फ्रेश या ताज़ा रखा जा सकता है। बहुत सारे सब्जियों को तो अब डिब्बा बंद सलाद के रूप में ही पैकिंग करके डिब्बा बंद उद्योग में प्रचलित हो रहा है। परंतु जिस युग में यह सिद्धांत बना उस युग में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन वर्तमान में ये चीज़ है और यह आधुनिक रूप से विकसित तकनीक वान थ्योरेन की इस मॉडल को थोड़े प्रभावित करते हैं। चौथा आलोचना इनका ईंधन को लेकर किया जाता है। ईंधन के रूप में उस युग में ज़्यादातर उपयोग लकड़ी का किया जाता है। यूरोपीय देशों में शीत का ऋतु लंबा होता है और लंबे शीत ऋतु में घरों को गर्म रखने के लिए यहाँ पर लकड़ी का जलाया जाता था। वर्तमान में लकड़ी के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। अब तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, हीटर के द्वारा भी मकानों को गर्म रखा जाता है। मकानों को गर्म रखने के लिए डीजल, केरोसिन, पेट्रोल का भी, इससे चलने वाले जनरेटर्स का भी उपयोग किया जाता है। अब लकड़ी पर निर्भरता उतनी नहीं रही गई है जितनी उस युग में रही होगी जब यह सिद्धांत की रचना की गई। और तो इस तरह भी लेकर आलोचना करते हैं कि
इनके अपने अवस्थिति के मॉडल में ये दूसरे नंबर की पेटी में फल सब्जी तरकारी दूध का प्रथम पेटी के बाद में ये दूसरी पेटी की चर्चा करते हैं, जिस पेटी में ये लकड़ी के उत्पादन को वान थ्योनेन महोदय के द्वारा बताया जाता है। और तो वर्तमान युग में यह लकड़ी का द्वितीय पेटी आवश्यक नहीं रह गई है या महत्वहीन प्रतीत होती है। कारण यह है कि वर्तमान में लकड़ी एक प्रमुख ईंधन के रूप में नहीं है और उसके विकल्प में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, नेचुरल गैस है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे जल विद्युत वगैरह के द्वारा हो। इन माध्यम से भी घरों को गर्म रखा जा सकता है या रखने का कार्य हो रहा है, तो लकड़ी उतने भी इम्पॉर्टेंट नहीं रह गए हैं। तो कृषि अवस्थिति के दूसरा जो पेटी बताते हैं वो भी लगभग महत्वपूर्ण हो रहा है। फिर है पांचवा है व्यापारिक अंतर संबंध है। व्यापारिक अंतर संबंध के कारण भी बहुत सारे कृषक जो है अनुबंध के आधार पर खेती कर रहे हैं और वह कृषि पेटी का एक जो यह आदर्श स्थिति है वान थ्योनेन महोदय का, यह यहाँ पर लागू नहीं होता है। वह जानते हुए भी कि यहाँ पर कुछ खाद्यान्न की फसल लेनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर वो पशुपालन कर रहे हैं या सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, कारण उसके व्यापारिक अंतर संबंध उस प्रकार से विकसित हो गए। फिर है प्रतिस्पर्धी केंद्र। आज हम देखते हैं कि प्रत्येक बाजार के समीप कई प्रकार के छोटे छोटे बाजार भी विकसित हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे केंद्र विकसित हो जाते हैं जो मुख्य बाजार से प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। और कृषि में प्रतिस्पर्धा हमको देखने को मिलती है। जिस प्रकार से वान थ्योनेन महोदय एक समान व्यवस्था का जिक्र करते हैं, वह समान व्यवस्था आज के समय में हमको देखने को नहीं मिलती है। अगला एक आलोचना और की जाती है कि कृषकों की रुचि के बारे में। थ्योनेन महोदय ने जैसे बताया कि प्रथम पेटी में सब्जी तरकारी दूध, दूसरी पेटी में लकड़ी, तीसरी चौथी पांचवी पेटी में अनाज, फिर आखिरी पेटी में पशुपालन। ये एक आदर्श स्थिति उन्होंने बताया कि इस प्रकार से देखने को मिलता है। कृषि के स्थानीयकरण के अध्ययन करने पर उन्होंने पाया था, लेकिन वर्तमान में एक कोई आवश्यक नहीं कि कृषक वही चीज करे जो वहाँ पर उसको करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई नगर के ठीक समीप भूमि है और वहाँ पर वह सब्जी की खेती करेगा या दूध का पैदावार करेगा तो उसमें ज़्यादा या दूध के लिए पशुपालन करेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन परंतु उसकी अभिरुचि उसमें नहीं है और वह वहाँ पर एक अच्छे किस्म का धान या गेहूँ उत्पादित करना चाहता है, तो वह किसान उसको उत्पादित कर सकता है। कारण यहाँ पर लागत का सिद्धांत या प्रॉफिट या लाभ का सिद्धांत लागू न होकर किसान की अभिरुचि भी चरम हो गई। तो किसान की जो अभिरुचि है वह भी एक आदर्श वान थ्योनेन महोदय के कृषि के एक आदर्श अवस्थिति के सिद्धांत को वह इंटरप्ट करती है या उसमें बाधा उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार वान थ्योनेन के महोदय के कृषि के अवस्थिति के स्थानीयकरण के सिद्धांत को हम लोगों ने समझा। इस स्थानीयकरण में जो प्रमुख बातें हैं उसमें है जो 6 सेकेंडरी पेटी का निर्माण जो होता है वह है, इसके बारे में जरूर जानें। परीक्षा में प्रश्न आने पर इसका सेकेंडरी पेटी का जो मॉडल है उनको जरूर बनाएं और 6 सेकेंडरी वलय को उसमें दिखाएं। प्रत्येक पेटी में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं या कृषि संबंधित किस प्रकार की आर्थिक क्रिया संचालित होती हैं उनको हम लोग लिखें। परीक्षा में इनसे जो संबंधित प्रश्न है वह इस सिद्धांत पर 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे वान थ्योनेन महोदय के कृषि अवस्थिति सिद्धांत की सचित्र व्याख्या कीजिए, या दूसरा प्रश्न यह हो सकता है वान थ्योनेन महोदय के कृषि अवस्थिति सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इन दोनों प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। आशा है यह पाठ्यक्रम MA के विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद होगी। धन्यवाद।